नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र व्यास। स्वागत है आपका विजडम बिलो द यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन ने गति और बल के बारे में इससे पहले के 7 वीडियो में पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है। आशा करते हैं आपको पसंद भी आए होंगे और पूरा समझ में भी आया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों ऊष्मा के बारे में। दोस्तों, अगर वो सारे के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पढ़ते हैं दोस्तों ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों अपने को पदार्थ के बारे में पढ़ना जरूरी है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ दोस्तों वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है। स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। दोस्तों, पदार्थ कितने प्रकार का होता है इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई है। भारतीय विद्वानों ने या भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को दोस्तों 5 भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन सा? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, जिन्हें दोस्तों पंच तत्व के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है पंच तत्व किसे कहते हैं? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश को पंच तत्व कहा गया है। उसके बाद दोस्तों पदार्थों के अणु परमाणु, पदार्थ के अंदर अणु परमाणु होते हैं और अणु परमाणु की स्थिति के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया है। दोस्तों, आधुनिक वैज्ञानिकों ने अणु परमाणु की स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कौन कौन से? सभी जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। दोस्तों, ठोस के बारे में सभी जानते हैं कि इसमें अणु परमाणु पास पास होते हैं, ठोस कहलाते हैं। इसके असीमित एग्जाम्पल सभी को बताया, टेबल, कुर्सी, चौक, पेन, पेंसिल, सारे के सारे ठोस हैं। लेकिन एक स्पेशल एग्जाम्पल है इनके दोस्तों। कौन कौन से है दोस्तों? वो है रबर, चीनी यानी शक्कर, नमक, स्पंज, ये सारे के सारे भी दोस्तों ठोस की श्रेणी में ही आते हैं। उसके बाद द्रव क्या होता है? जिसमें ठोसों की तुलना में अणु परमाणु दूर दूर होते हैं। इसकी स्पेशल बात क्या है? इसका एक क्वेश्चन उठता है दोस्तों, वो अपने को याद रहना जरूरी है। द्रवों के अंदर ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण संभव है, तीनों को मिलाना संभव है। द्रव के अंदर दोनों घुलनशील होते हैं। उसके बाद दोस्तों गैस के बारे में, गैस जिसमें अणु परमाणु बहुत दूर दूर होते हैं। और ये इसमें एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, अक्सर नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कि उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस होती है? तो उड़ने वाले गुब्बारों में दोस्तों हाइड्रोजन या हीलियम गैस होती है। इसका एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत प्रचलित है, जीव व पौधे के अपशिष्ट में कौन सी गैस होती है? जीव व पौधे के अपशिष्ट में दोस्तों मिथेन या मेथेन गैस होती है। मिथेन गैस होती है। ये अपने को याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों अभी कुछ दो अन्य पदार्थ की अवस्था के बारे में भी चर्चा है। वो है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। ये दोस्तों अतः पदार्थ के अंदर अणु परमाणु की स्थिति के आधार पर भी पदार्थ दोस्तों 5 प्रकार के हो गए हैं, ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। दोस्तों, जब ठोस है, ठोस को अपन ऊष्मा देते हैं। ठोस को यदि ऊष्मा दी जाए, ठोस को ऊष्मा दी अपन ने, तो यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव को और ऊष्मा दी दोस्तों तो यह गैस में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, बार बार ये जो ऊष्मा शब्द आ रहा है, आखिर ये ऊष्मा क्या है? ऊष्मा की वजह से ठोस द्रव में बदल रहा है, द्रव गैस में बदल रहा है, तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो यह बताती है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है। ऊर्जा है और यह क्या बताती है? वस्तु गर्म है या ठंडी है, यह बताती है क्या? ऊष्मा। ठोस को ऊष्मा देने से ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दोस्तों, ठोसों के जैसे ही अपन ऊष्मा देते हैं तो इसके अंदर उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वो गति करने लगते हैं और एक दूसरे के आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है कि ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है।
उसके बाद दोस्तों ऊष्मा जो है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो यह बताती है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है। इसके कुछ मूल गुण है, क्या है? ऊष्मा अदिश राशि है जो अपने को याद रखने की ज़रूरत है, ये अपने को एग्जाम में पूछते हैं। क्या है? ऊष्मा एक अदिश राशि है जो बताती है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है। उसके बाद इसका मात्रक दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक जो है वो 2-3 है और प्रचलित है, सारे के सारे याद रखना जरूरी है। एक तो ऊष्मा ऊर्जा है तो इसका मात्रक जूल है ही है। उसके बाद ऊष्मा को कैलोरी में भी नापा जाता है और अर्ग में भी नापा जाता है। दोस्तों इसके अंदर जो क्वेश्चन उठता है वो बहुत प्रचलित है कि इन यूनिट से ही क्वेश्चन उठाते हैं। एक तो इनकी यूनिट पूछी जाती है और एक इनको एक कोई यूनिट दे देगा, जैसे बोल देगा कि ये 10 अर्ग हैं तो इसको जूल में परिवर्तित करो, ऐसे न्यूमेरिकल पूछते हैं दोस्तों। या यूँ पूछ देता है कि 2 जूल है तो इसको कैलोरी में परिवर्तित करो या अर्ग में परिवर्तित करो, यही न्यूमेरिकल आते हैं। ये अपने को पता है तो अपन सारे के सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। क्या है दोस्तों? एक कैलोरी बराबर कितना होता है दोस्तों? ये अपने को याद रखना है। 1 कैलोरी बराबर होता है दोस्तों 4.2 जूल और 1 जूल बराबर होता है दोस्तों 10⁻7 अर्ग। अगर ये अपने को रिलेशन याद रहेगा इसका मतलब अपन सारे के सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। दोस्तों अब बात क्या है, जब अपन ठोस है अपने पास, ठोस को अपन ने ऊष्मा दी और ठोस से किस में परिवर्तित हो गया? द्रव में परिवर्तित हो गया। ठोस से द्रव में परिवर्तित हो गया। द्रव को और ऊष्मा दी, ये किस में परिवर्तित हो गया? ये गैस में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, समझने का तरीका समझना। जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो इसे कहते हैं दोस्तों संगलन। इसका दूसरा नाम एक और है दोस्तों, इसको कहते हैं गलन। गलन भी कहा जाता है। संगलन और गलन एक ही है। उसके बाद यदि कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहते हैं। इसका दूसरा नाम है दोस्तों, प्रचलित है, क्वथन कहते हैं। अब ये गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, यहीं से निकलते हैं। कहाँ कैसे अभी समझ में आएगा। ये आप अगर डायग्राम ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये गैस से कोई ठोस में परिवर्तित हो जाए, गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाए, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं दोस्तों। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ये क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन ठोस से द्रव में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित होना और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होना, इसको भी ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं। अपन उल्टा चल रहे हैं दोस्तों, गैस से द्रव में परिवर्तन होता है, इसको संगनन कहा जाता है। संगनन कहा जाता है। संगलन नहीं कह रहा हूं दोस्तों, संगनन कह रहा हूं। ध्यान देना शब्दों के ऊपर। द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाए इसको कहते हैं दोस्तों जमना। जमना भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है दोस्तों हिमन। हिमांक भी कहा जाता है, हिमन। ये बात अपने को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। इनके एग्जाम्पल वगैरह पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी राशियाँ क्या क्या है। सबसे पहले आ रही है दोस्तों गलन या संगलन। संगलन क्या है? बर्फ से पानी बनना या ठोस से द्रव बनना क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है। इसी को गलन भी कहा जाता है। तो अपने को गलन समझ में आ गया, संगलन समझ में आ गया। अब इसका बनता है गलनांक। गलनांक क्या होता है दोस्तों? जिस ताप पर ठोस द्रव बनता है उसे गलनांक कहा जाता है दोस्तों। जिस ताप पर, ये इंपॉर्टेंट बात है, जिस ताप पर ठोस द्रव बनता है क्या कहलाता है दोस्तों? गलनांक कहलाता है। ये बात बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर भी स्पेशल बात जो क्वेश्चन आता है वो ये बताता है। अब लिख लेना दोस्तों, मैं लिख नहीं पाऊंगा। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। किसी भी ठोस में अशुद्धि मिला दिया जाए तो गलनांक कम हो जाता है। क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। बर्फ में यदि अपन नमक मिला दिया जाए तो उसका गलनांक कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होना। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है या क्वथन कहलाता है। अब दोस्तों है क्या क्वथन? क्या है क्वथन? होता है दोस्तों द्रव से गैस अवस्था में बदलना। लेकिन क्वथनांक
क्वथनांक। क्वथनांक दोस्तों जिस ताप पर द्रव उबलने लग जाता है उसे क्वथनांक कहा जाता है। जिस ताप पर द्रव उबलने लग जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक से कुछ कम ताप पर द्रव वाष्प बनने लग जाए उसे कहते हैं वाष्पीकरण। दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, वह भी याद रखने की ज़रूरत है। यदि किसी द्रव में, इंपॉर्टेंट बात को स्टार से, ये तुम्हें डायरेक्ट लिखना है दोस्तों, यदि किसी पदार्थ में या किसी जल में या द्रव में अशुद्धि मिला दे तो क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने पर लिख देता हूँ, अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या होता है, ये क्या है, गलनांक वाले में याद रखने की ज़रूरत है। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम होता है। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या होता है, कम होता है। गलनांक कम होता है। अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक क्या है, बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है, बढ़ जाता है। इम्पोर्टेंट बात यही है दोस्तों। उसके बाद अपने पास एक और बात आती है। क्या बात आती है, उसके बाद आती है अपना जो है हिमांक। हिमांक क्या है, जिस ताप पर जल बर्फ बनने लगता है हिमांक कहलाता है। हिमांक का स्पष्ट हो गया अपने पास। हिमांक जिस ताप पर जल बर्फ बनने लगता है हिमांक कहलाता है। अब ये किस ताप पर, ये ताप के बारे में जब टॉपिक आएगा उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब दोस्तों ठोस को ऊष्मा दी अपन ने तो ठोस द्रव बन गया। अब कितनी ऊष्मा दें और कब द्रव बने, एक इसमें लॉजिक वाली बात है। क्या है, यदि ऊष्मा देते जाएं ठोस का ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसका ताप नहीं बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ठोस से द्रव में बदल जाएगा, ताप उसका स्थिर रहेगा। इसे कहते हैं दोस्तों गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा नया शब्द आ गया दोस्तों। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, किसी वस्तु को दी गई वह ऊष्मा जिससे वस्तु का ताप तो वही रहे परंतु उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाए, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको दोस्तों L = Q/m से प्रदर्शित किया जाता है। L Q ऊष्मा है, m उसका द्रव्यमान है। इसका मात्रक होता है दोस्तों कैलोरी प्रति ग्राम। कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम होता है इसका मात्रक। अब दोस्तों इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेता है। ये पूछता है कि गलनांक की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था में बदल जाए तथा उसका ताप स्थिर रहे क्या कहलाता है दोस्तों, गलनांक या गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। इसी तरह क्वथन की गुप्त ऊष्मा दोस्तों, द्रव का ताप तो वही रहे लेकिन द्रव की अवस्था परिवर्तित होकर गैस बन जाए, इसे क्वथन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है दोस्तों। अब हो क्या रहा है, किसी वस्तु को ऊष्मा दे रहे हैं तो उसका ताप बढ़ रहा है। ये ताप क्या चीज़ है दोस्तों, ताप और ऊष्मा में ज़्यादा फर्क नहीं है। क्या है, किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है जिससे पता चलता है कि वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। दोस्तों वस्तु गर्म है या ठंडी है ये बता दें, ये तो ऊष्मा है, लेकिन कितनी गर्म है या कितनी गर्म है उसे कहते हैं दोस्तों ताप। इसको ऐसे कहा जाता है कि वह भौतिक राशि है ताप जो किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडक का माप होती है। एक बात एक और यहाँ ध्यान देने योग्य है दोस्तों, गर्माहट तथा ठंडक का माप होती है। कौन, ताप, माप होता है ताप। ऊष्मा का प्रवाह दोस्तों जो है, ऊष्मा का प्रवाह, यहाँ एक और पॉइंट डालते हैं, ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा का जो प्रवाह है दोस्तों वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है ऊष्मा का प्रवाह। और जब कोई दो वस्तु है जो असमान ताप की है तो उनके अंदर ऊष्मा का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। इसे तापीय साम्यावस्था कहते हैं। अब क्या ताप जो है, इसे ताप का मापन किया जा सकता है, बिल्कुल ताप का मापन किया जा सकता है। और ताप का बोध कराने के लिए या ताप को महसूस करने के लिए कितनी संख्या में ताप है इसको संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जिस उपकरण से इसको मापा जाता है इसे दोस्तों कहते हैं तापमापी, तापमापी कहा जाता है।
और ताप को मापने के बहुत सारे पैमाने हैं। पैमाना ताप को मापने का पैमाना तापमापी कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मोटे रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों जो होता है वो सेंटीग्रेड। इसको सेल्सियस के नाम से भी जाना जाता है। सेल्सियस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर दोस्तों जो होता है, इसके अंदर जो हिमांक बिंदु है, हिमांक कहाँ? जहाँ पर बर्फ जमता है, हिमांक बिंदु होता है इसका दोस्तों कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसमें? सेंटीग्रेड पैमाने में। जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और भाप बिंदु, जल का भाप बिंदु होता है दोस्तों। भाप बिंदु को एक और नाम और जाना जाता है, कौन सा? क्वथनांक। अब ये याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों। क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद होता है दूसरा पैमाना दोस्तों। दूसरा पैमाना होता है दोस्तों इसमें फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट ताप पैमाना। इस ताप के अंदर जल का हिमांक बिंदु होता है दोस्तों। जल का हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री ये क्या है दोस्तों? हिमांक बिंदु है। क्वथनांक होता है दोस्तों इस पैमाने के अंदर, क्वथनांक जिसको क्या बोलते हैं, और भाप बिंदु भी कहा जाता है, और वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरा फॉर्म जो इसके अंदर दोस्तों पैमाना है उसको कहते हैं र्यूमर ताप पैमाना। इसके अंदर दोस्तों पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? पानी का हिमांक, ये सभी के अंदर पानी का हिमांक बिंदु ही लिख रहे हैं दोस्तों। र्यूमर पैमाने को, इसमें पानी का जो हिमांक बिंदु उसको 0 डिग्री र्यूमर होता है दोस्तों। और क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक पानी का किस पैमाने पर? र्यूमर ताप पैमाने पर, वो होता है दोस्तों 80 डिग्री र्यूमर। चौथा जो पैमाना है वो कहलाता है दोस्तों रेकाइन ताप पैमाना। रेकाइन ताप पैमाना। और इसके अंदर जल का हिमांक बिंदु होता है दोस्तों। जल का हिमांक होता है कहाँ? कितना होता है? 460 डिग्री रेकाइन। और क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? क्वथनांक किसका? जल का। ये सारा जल की ही बात करें दोस्तों। क्वथनांक होता है 672 डिग्री RA रेकाइन। अब दोस्तों ये सारे के सारे जो ताप पैमाने हैं चारों, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रेकाइन, ये पदार्थ के किसी न किसी गुण पर निर्भर अवश्य करते हैं, अर्थात सटीक जानकारी नहीं देते हैं ताप की। तो इसलिए एक साइंटिस्ट हुआ दोस्तों लॉर्ड केल्विन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ। उसने ताप का एक ऐसा पैमाना बनाया जो पदार्थ के किसी भी गुण पर निर्भर नहीं करता। उसको दोस्तों एसआई पद्धति का मूल मात्रक कहा जाता है। एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक होते हैं दोस्तों, और 7 मूल मात्रक में से एक मात्रक ताप का केल्विन होता है, जिससे ऊष्मागतिक पैमाना भी कहा जाता है, और उसको कहते हैं केल्विन ताप पैमाना। केल्विन ताप पैमाना पूरे संपूर्ण विश्व में इसी की मान्यता ज़्यादा है, इसी को माना जाता है। और इसके अंदर जल का हिमांक होता है दोस्तों। जल का हिमांक होता है 273.15 केल्विन। और क्वथनांक होता है जल का दोस्तों, क्वथनांक 373.15 के। अब दोस्तों ये सारे के सारे इतने हैं। क्या इसमें अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन दोस्तों सीधा आएगा। क्या आएगा? वो पूछेगा कोई सा भी एक डिग्री, जैसे 57 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, उसको कहेगा रेकाइन में बदलिए, र्यूमर में बदलिए, या फ़ारेनहाइट में बदलिए। तब अपने को बदलने में बड़ी परेशानी होगी। ये यूँ भी पूछ सकता है कौन सा ऐसा ताप है जिसके ऊपर सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट या केल्विन बराबर टेम्परेचर बताता है। तो दोनों को कुछ नहीं करना है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला दे रहा हूँ दोस्तों आपको। डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इजिकल टू डिग्री केल्विन -273 अपॉन 5 इजिकल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9
इज इक्वल टू डिग्री र्यूमर अपॉन 4 इज इक्वल टू डिग्री RA माइनस 492 अपॉन 9। ये दोस्तों यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यानी कि ये फॉर्मूला किसी भी ताप को कहीं पे भी ट्रांसफ़र करना हो, उसमें परिवर्तित करना हो, ये फॉर्मूला लगाइए और ताप को परिवर्तित कीजिए। जैसे दोस्तों किसी के सेंटीग्रेड का ताप दे रखा है, केल्विन में बदलना है, तो इन दोनों की तुलना कर लीजिए, समीकरण को सोल्व कर लीजिए, आपका केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। या आपको दे रखा है सेंटीग्रेड में ताप दे रखा है, फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी कहे, ये आपको फ़ारेनहाइट में दे रखा है और र्यूमर में चेंज करना है, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, आप सोल्व कीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, बहुत जनरल है, बहुत फेमस है, लगभग ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रेकाइन, डिग्री र्यूमर तथा डिग्री केल्विन में बदलिए। दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसका आंसर लिखिए। दोस्तों अगर अभी तक का ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाकी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आगे इसके। अब यहाँ पे दोस्तों पढ़ना क्या है अपने को, वो है अब ऊष्मा दे रहे हैं अपन, ऊष्मा की वजह से उसके अंदर ताप बढ़ रहा है और ताप बढ़ने की वजह से उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है। ये ताप नहीं बढ़ेगा तो अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, बाकी उसका ताप बढ़ रहा है। अब ऊष्मा दे रहे हैं अपन, ऊष्मा देने के कितने प्रकार है। जब कोई वस्तु है, एक गर्म वस्तु है, यहाँ दूसरी ठंडी वस्तु रखी गई है, गर्म है, ये ठंडी वस्तु है, दोनों को पास पास रखी गई है। दोस्तों क्या होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। कहाँ से, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ। ये कब तक होगा, जब तक कि दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाता। इसे ऊष्मा का स्थानांतरण कहा जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण कहा जाता है। अब ऊष्मा का स्थानांतरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। ऊष्मा का स्थानांतरण करने के लिए 3 विधियां हैं दोस्तों। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।